प्रिय विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में पद परिचय। तो बच्चों, सबसे पहले पद किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं? बच्चों, यदि हम बात करें शब्द की, पहले शब्द के विषय में समझिए, फिर पद के विषय। देखिए, शब्द किसे कहते हैं? सार्थक ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। सार्थक ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा कि अक्षरों या वर्णों के मेल को भी शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द जो है सार्थक अर्थात अर्थ स्पष्ट करने की शक्ति रखता है। यदि पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो वह शब्द है, क्योंकि शब्द में ही अर्थ व्यक्त करने की क्षमता होती है। लेकिन बच्चों, जब शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो यही शब्द पद बन जाता है। ठीक है, क्योंकि जब किसी शब्द को हम वाक्य में सम्मिलित करते हैं, व्याकरणिक नियमों में वह बन जाता है, तो उसे हम पद कहते हैं। जैसे राम एक शब्द है, लेकिन हम कहते हैं कि राम घर जाता है। अब ये एक वाक्य, क्योंकि शब्दों के ही मेल से, सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य की रचना होती है। तो वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है, जैसे राम, ये क्या है? यह पद। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र रूप में यह शब्द है, लेकिन वाक्य में प्रयोग होने के बाद वाक्य की यह मदद करता है, इसलिए यह पद है। ठीक, और किसी वाक्य में प्रयुक्त पद, जैसे राम घर जाता है, इन अलग अलग राम पद, घर जाता, इन पदों का परिचय देना ही क्या होगा? पद परिचय। ठीक है, क्या होगा? पद परिचय होगा। लेकिन बच्चों, पद परिचय में किन किन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा जाए? देखिए, जैसे पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसी प्रकार से क्रिया विशेषण, ठीक, लिंग, पुरुष, ये सर्वनाम के अंतर्गत लिया जाते हैं। वचन, जैसे इन बिंदुओं की संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग, पुरुष, वचन, इन सबके विषय में यदि आप अच्छी तरह से जानते होंगे बच्चों, तब किसी वाक्य का पद परिचय आप स्पष्ट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यदि हम लिखते हैं कि राम घर जाता है। अब राम जो है क्या है? राम कौन? संज्ञा है, लेकिन संज्ञा में भी कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घर कर्म है, जाना क्रिया है। ठीक, यह जो है एक वचन है, राम घर जाता है, एक वचन है। लिंग पुल्लिंग है। तो इस तरह से जब तक हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, पुरुष, वचन के विषय में अच्छी तरह से नहीं जानेंगे, हम किसी वाक्य का पद परिचय स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, आज हम पद परिचय में संज्ञा के विषय में जानेंगे। वैसे संज्ञा आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी संज्ञा का संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है। ठीक है, देखिए संज्ञा। बच्चों, आप संज्ञा पढ़ चुके होंगे। इससे पहले संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है, आप पिछली कक्षाओं में संज्ञा के विषय में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर संक्षिप्त परिचय आप देख लीजिए। तो संज्ञा का अर्थ
शब्द जो होता है शाब्दिक अर्थ नाम ही होता है। आपने देखा होगा कि किसी न किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का नाम होता है, ठीक है। और जो कुछ भी नाम है, राम, श्याम, महात्मा गांधी, हिमालय, पर्वत, नदी, झरना, मेज, कुर्सी, जो कुछ भी नाम है, यह सब संज्ञा के ही संज्ञा के ही अंतर्गत। तो देखिए संज्ञा कहते किसे, परिभाषा। सबसे पहले संज्ञा के विषय हमने बताया कि संज्ञा शब्द का अर्थ नाम होता है। संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है बच्चों। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, धर्म आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, ठीक है। जैसे आप देखिए दिल्ली, मोहन, रोहन, बहुत से, लेकिन हम कुछ जो है सबसे पहले नाम लिख लीजिए। जैसे व्यक्तियों के नाम, राम, श्याम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या है? यह सब संज्ञा के अंतर्गत है। वस्तुओं के नाम, इसी प्रकार स्थान, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयाग, दोनों एक ही है, लखनऊ, आगरा, सुल्तानपुर, यह सब स्थान के नाम हैं, यह भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, युवावस्था जैसी अवस्थाएं भी आपके संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो अब देखिए, इस तरह से व्यक्तियों, पशु पक्षियों, पहाड़ों के नाम जो है सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों अब जो है आपको हम संज्ञा के भेद बताएंगे। देखिए संज्ञा की, ठीक है। संज्ञा के बच्चों आप सभी लोगों को पता होगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है व्यक्ति वाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और आपका चौथा है समूह वाचक संज्ञा, और जो अंतिम है वह है द्रव्य वाचक संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा के प्रकार के विषय में बात की जाए तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो बच्चों संज्ञा शब्द का अर्थ नाम है। संज्ञा कहते किसे हैं? जिन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण, धर्म के नाम को संज्ञा कहते हैं।
ठीक। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। वैसे तो मूलतः कुछ विद्वानों ने केवल 3 भेद माने हैं, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक का ही एक भेद समूह और द्रव्य को भी माना जाता है, लेकिन आप पूर्णतः 5 भेद मानिए। कोई पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और पूछा था संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से तो 3 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। अब आप देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए बच्चों, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। देखिए, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है। एक से अधिक नहीं, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं। ठीक है। किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अगर बोध कराते हैं, जैसे राम, एक ही है। मोहन, कोई मोहन एक लड़का, महात्मा गांधी। इसी प्रकार स्थान की बात करें तो दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ। ठीक है। किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। किसी भी एक व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान के नाम का बोध कराते हैं जो एक ही, जैसे देशों के नाम भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एक ही है। इसी तरह से नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, रावी, नदियों के नाम। पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आएंगे, हिमालय, विंध्याचल, अरावली। तो इस तरह से पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये जो नाम किसी एक व्यक्ति विशेष का, एक का प्रयोग में आता है, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। लेकिन यदि हम कहें कि पर्वत, नदी, वस्तु के विषय में, तो यह जो शब्द है यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दिशा, दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये नाम है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि दिशा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यह जातिवाचक हो जाएगी। कोई पूछे पर्वत, तो पर्वत एक जात का बोध करा रहा है, क्योंकि इसमें कई पर्वत आते हैं। हिमालय भी होगा, विंध्याचल भी होगा, अरावली होगी। ठीक। इसी प्रकार से नदी, नदियों का बोध करा रही है, गंगा, यमुना, सतलज, व्यास, बहुत सी नदियां। तो इस प्रकार से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम
नाम का जो बोध कराए वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। देखिए बच्चों, दूसरा है जातिवाचक ठीक है। जातिवाचक, अभी तक हम आपको व्यक्तिवाचक विषय में बता रहे थे। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी जात का बोध होता है, किसी व्यक्ति जात का, लड़का लड़की पुरुष महिला, अब इसमें लड़का लड़की में लड़का जात, लड़की जात, पुरुष जात का, स्त्री जात का, ठीक है, कुर्सी, वस्तुओं में मेज, जात का बोध करा रहा है। इसी प्रकार से हमने आपको अभी इससे पहले भी पढ़ाया, नदी, पशु पक्षियों के नाम भी, जानवर, घोड़ा, हाथी, यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हाथी जात का बोध करा रहा है, घोड़ा जात का बोध करा रहा है, तितली जात का बोध करा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से जो जात का बोध करा, घोड़ा, हाथी, तो पशुओं पक्षियों के नाम जो है वो किसमें आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से शहर, नदी, पर्वत, पर्वत में कई पर्वत होते हैं, कई नदियां होती हैं, कई शहर हैं, तितली कई प्रकार की होती है, हाथी जात का बोध करा रहा है। तो इस तरह से जो किसी जात विशेष का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। तीसरा बच्चों है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भाव, गुण, दशा, गुण, अवस्था का बोध होता है तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, देखिए जैसे अवस्था में मान लीजिए बचपन, ठीक है, बुढ़ापा, जवानी, ये अवस्था का बोध कराते हैं। ठीक है बच्चों, यह जो है अवस्था का बोध कराते हैं। जैसे क्रोध,
यह जो है हंसना, ये किसका बोध कराते हैं? दशा का बोध कराते हैं। ठीक, लेकिन मोटापा, पतला, दुबला, ये भी अवस्था का बोध करा रहे हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मिठास, ये शब्द जो है यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आए। कौन कौन से? जो अवस्था, गुण, दशा का बोध। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। देखिए, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कहते। तो बच्चों, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे परिवार, परिवार ही एक समूह है। हमारे पर माने चारों तरफ, दिन माने प्रतिदिन, जो प्रतिदिन हमारे चारों तरफ रहते हैं वो परिवार है। लेकिन परिवार किसी एक व्यक्ति के घर में रहने से नहीं होता। माता, पिता, भाई, बहन, पत्नी, पुत्र, तो सबके लोगों से मिल करके एक परिवार बनता है। तो परिवार जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से कक्षा, आप क्लास में पढ़ते हैं, सभी बच्चों का समूह होता है, इसलिए कक्षा। पशुओं का देखिए झुंड होता है, झुंड, पक्षियों का झुंड, गिरोह, चोरों का गिरोह। गिरोह क्या हो गया? यह भी समूह है। समुदाय, यह भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो समूह का बोध कराते हैं, समूह का ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम किसमें रखते हैं? उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। आइए देखिए आगे, अंतिम है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो, पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, सोना,
चांदी, लोहा, घी, तेल, माप तौल की वस्तुएं। बच्चों ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आज संज्ञा के भेद संक्षिप्त रूप में हमने आपको संज्ञा के जो 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसके विषय में इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण हमने आपको समझाया है। वैसे आप पिछली कक्षाओं में इसे और अच्छी तरह से पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन बच्चों पद परिचय के लिए, शब्द परिचय के लिए संज्ञा के विषय में जानना अनिवार्य है। इसके बाद आगे के वीडियो में हम सर्वनाम आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे। बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद, और आप इसे अवश्य नोट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।